नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होने हैं, इन दोनों ही राज्यों में चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम गतिविधियों को, इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम वादों को समेटकर इस खास बुलेटिन में आपके लिए हम लेकर आते हैं और तमाम खबरों से आप रूबरू रह सकें, अपडेट रह सकें, इसकी कोशिश इस बुलेटिन के जरिए होती है। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे वो जुड़ा है छत्तीसगढ़ की सियासत से, जहां बेरोजगारी और बेरोजगार कहीं न कहीं इस चुनाव के अहम मुद्दे रहने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करने के बाद विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी तरह से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह का प्रदर्शन आज फिर हुआ है। क्या कुछ, किसने क्या कहा है, आपको ये बताएंगे। दोनों मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे दोनों ही पार्टियों की तरफ से। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो जुड़ा हुआ है बेरोजगारी से, बेरोजगारों से। छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर सरगर्मी तेज है। ये सरगर्मी दो तरफा है। एक तरफ इसका सियासी पहलू है तो दूसरी तरफ सरकारी पहलू भी। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो जाने से सरकार ने तूफानी गति से नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी सड़क पर उतरकर रोजगार को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दोनों पक्षों से इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह का ये मुद्दा है, इसको लेकर दोनों ही पक्ष लगातार अपनी बात रखते भी आए हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, लेकिन उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह से प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी चलता रहा और क्या कुछ बयानबाजी हुई है। प्रदर्शन और नारेबाजी बता रही है कि चुनाव नजदीक है। वोटर्स को रिझाने सियासी दल तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में भूपेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने पात्रता के लिए जारी शर्तों पर सवाल उठा दिया और बीजेपी की युवा विंग ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ा और रोजगार दफ्तरों के घेराव का सिलसिला शुरू किया। इसी कड़ी में सोमवार को बीजेवाईएम ने रायपुर में रोजगार दफ्तर का घेराव किया। पूरी ताकत से कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन हमने अपना ज्ञापन जिला रोजगार अधिकारी जो आई थी उनको समर्पित कर दिया। अब इस आंदोलन को हम संभाग स्तर पर ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी के अभियान को कोरी राजनीति बता रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं, इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले, और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं आवेदन के उसको देख ले। उसमें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर जनपद कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। यहाँ तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं। दूसरा, चेक लेने के लिए आना पड़ता था, अब उनके खाते में सीधा जा रहा है। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। बेरोजगारी पर सियासी बयानबाजी का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। दरअसल इस बार वोटर लिस्ट में 3 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बेरोजगारों को अपने पाले में करना चाहती है। बेरोजगारी भत्ते पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी लगातार पात्रता के लिए जारी शर्तों पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे बीजेपी की मंशा सिर्फ राजनीति है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार और बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार सड़क तक भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, सदन के भीतर भी गूंज सुनाई दी। ये तय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा रहने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त सुबोध हरितवाल हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवक कांग्रेस के, स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे बीच जल्दी ही मौजूद रहेंगे, उनसे भी सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। सुबोध जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है, हालांकि बेरोजगारी भत्ता कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में भी शामिल था, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये ध्यान रखा किया और इसको भी
लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहां पर जिनको फायदा मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि कई सारे इफ्स एंड बट्स उसमें लगा दिए गए। क्या कहेंगे सुबोध जी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी भत्ता हमारे मैनिफेस्टो में शामिल नहीं था। हमने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि अलग अलग सामुदायिक और सामाजिक कार्यों से जोड़कर युवाओं को 10,000 रुपए सालाना तक की मदद करने का प्रयास किया जाएगा, जो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से सरकार ने 1.5 साल 2 साल पहले ही पूरा कर दिया। तो हमारा मैनिफेस्टो कंप्लीट हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर हमें चैलेंज करती है कि हम मैनिफेस्टो के आधार पर काम नहीं कर पा रहे, तो मैं बताना चाहूंगा हमारा मैनिफेस्टो लगभग कंप्लीट है। इस चुनाव के बाद तो हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ता, अगर अब बेरोजगारी भत्ते की बात आ ही गई है, तो इस राज्य में, पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है। CMI जैसी संस्था जो केंद्र सरकार के द्वारा एडेड है, उसके अधीन कार्य करती है, उस संस्था ने ये बताया कि पूरे देश में सर्वे के बाद ये पता चला, 2 बार वो सर्वे हो चुके हैं पिछले 2 छमाही में, कि पूरे देश में अगर कोई ऐसा राज्य है जिसने बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास किया है, अच्छा कम तो किया, कम करने के साथ साथ 0.6% पर ला करके अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की बेरोजगारी दर को खड़ा कर दे, तो मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ है। हमारी सरकार ने ये काम करने का प्रयास किया कि बेरोजगारों को उनके अधिकार को देने का हमने प्रयास किया। हमने कोशिश की कि उनको लगातार सामाजिक कार्यों से जोड़े, चाहे कह सकते हैं स्वरोजगार से जोड़े, और रोजगार की भी अपॉर्चुनिटीज हमारी सरकार ने दी। और अभी तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो बिल अटका है, जिस दिन पास होगा, रोजगार के भर्ती के विज्ञापनों से पूरा जो अखबार है वो भरा रहेगा। और वो 3 दिनों से छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है कि लगातार रोजगार भर्ती के आवेदन जो है, विज्ञापन जो है वो सरकार के द्वारा निकाले जा रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता यहां पर दिया जा रहा है, उस बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो कह रहे हैं कि सबको भत्ता, पूरा भत्ता मिलना चाहिए। उसमें कई सारे नियम कायदे ऐसे लगा दिए गए जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो बेरोजगार थे वो पात्रता ही नहीं रखते, और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है, युवाओं के बीच जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? बेरोजगारी भत्ते को समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम किसी मुद्दे पर सिर्फ चर्चा करने निकल जाएंगे इस आधार पर कि ये मिलना चाहिए, उससे बेहतर है उस मुद्दे को समझा जाए। बेरोजगारी भत्ते का अर्थ क्या होता है, मैं आपके सामने, आपके माध्यम से हितेश जी, पूरे प्रदेश को और देश को बताना चाहूंगा कि कोई शिक्षित बेरोजगार यदि रोजगार कार्यालय पर पंजीयन करता है, तो उसका जो एक जो स्पैन होता है, जो एक टाइम होता है, जिस दौरान वो रजिस्टर करता है, वहां से लेकर के जिस दिन पर उसे रोजगार मिलता है, उस दौरान के उसके जो कह सकते हैं जीवन यापन का जो भत्ता होता है, वो राज्य सरकार वहन करने की क्षमता रखती है, और उसे ही बेरोजगारी भत्ते का नाम दिया जाता है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय इसलिए लिया, जो शिक्षित बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने नौकरी के लिए अपने आप को रोजगार कार्यालय में रजिस्टर कराया है, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और 2 साल का वादा भूपेश बघेल जी ने किया, और आप देखिए कि आज से 15 दिन पहले पहली किस्त भी दे दी। तो सबको भत्ता और पूरा भत्ता कहने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताए कि 15 साल में जो इस प्रदेश में 50 लाख बेरोजगार थे, 25 लाख शिक्षित और 25 लाख अशिक्षित बेरोजगार थे, उसका भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जब इस राज्य में सत्ता हमारे हाथ में, जब सत्ता हस्तांतरण हुआ, तब उस समय यहां की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा थी, 8% पे खड़ी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया, हमने तो युवाओं को किसानी के प्रति भी आकर्षित कर लिया कि आप किसान बनकर भी पैसा कमा सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, खुशी की बात है कि इस प्रदेश के 30% से ज्यादा युवा किसानी की प्रति भी आकर्षित हुए हैं, और उसके माध्यम से भी अपना जीवन यापन करने लगे हैं, और रोज प्रतिदिन के आधार पर राज्य सरकार को वही मेरा सवाल है सुबोध जी, कि जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, रायपुर में भी आज यही देखने को मिला। इसके साथ ही जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी BJYM के, वो ये कह रहे हैं कि अब संभाग स्तर का प्रदर्शन है, अब इससे प्रदेश स्तर पर लेकर जाया जाएगा। तो जिस तरह से ये लोगों की भीड़ जुट रही है, युवाओं के बीच जा रहे हैं, क्या ये चुनौती बन सकता है? आप लोगों को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो अच्छा है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो मध्य प्रदेश के हैं।
आलोक जी से भी मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से बेरोजगारी से जूझ रहा है, शिवराज सिंह जी की सरकार जिस तरीके से युवाओं के खिलाफ काम कर रही है, वहां पर किसी तरीके की सरकारी भर्तियां नहीं निकल रही है। मैं तो चाहूंगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे साथी धन्यवाद दें कि आज से 3 दिन पहले 12,400 पदों में हमारी सरकार ने युवाओं के लिए भर्ती के आवेदन निकाले हैं। तो इस बातों पर भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा को रिएक्ट करना चाहिए कि हम लगातार ऐसे मौके, हमने कहा था कि जिस दिन ये कोर्ट संबंधित जितने भी प्रकरण चल रहे हैं वो खत्म होंगे, हम सीधे अगले ही दिन हम अखबारों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कितनी भर्तियां छत्तीसगढ़ में निकलेगी। और जैसा भूपेश बघेल जी ने 2018 में कहा था कि हमारी सरकार आते ही पहला सिग्नेचर मैं 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर करूंगा और कर्जा माफी पर करूंगा, उन्होंने किया था 1 घंटे बाद, वैसा ही हुआ हितेश जी, वैसा ही हुआ। ये हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला 58% आरक्षण पर, हमारी सरकार ने अगले ही दिन उस पर बैठक करी और उसके अगले दिन 12,000 से ज्यादा भर्तियों पर तुरंत आवेदन जो थे वो ऑनलाइन आ गए। तो इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा कि कौन सी सरकार या कौन से जो नेता है वो अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचते हैं। हम इस पर राजनीति कभी नहीं करना चाहते, हमने बेरोजगारी भत्ते पर कभी राजनीति नहीं की, हमने जब 3 साल नहीं दिया तब भी उस पर चर्चा नहीं की और अब दे रहे हैं तो भी हम उसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। वो एक स्पैन का खर्चा है बच्चों का, जो बेरोजगार व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर करता है उसके जीवन यापन का भत्ता है, उसे देने के लिए अगर हम लगातार इस पर कहें कि प्रचारित करते रहे, वो हमारा चरित्र ही नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बार हम आंकड़ों से भी आपको रूबरू करा दें कि जिस तरह के आंकड़े अभी तक हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक बार हम दिखाते हैं कि वो आंकड़े इस तरह के हैं कि 18 साल से 29 साल की उम्र के जो युवा हैं, इन वोटर्स की संख्या करीब 45 लाख के आसपास बनती है और 3 लाख से ज्यादा इस बार युवा मतदाता सीधे जुड़ेंगे और ये पहली बार वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर जाहिर सी बात है ये वो आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जिसकी वजह से ये तमाम पार्टियां इस बार इन युवाओं पर फोकस कर रही हैं और कहीं पर भी जो नए मतदाता हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिशें लगातार हर स्तर पर होती है। और इन्हीं सब के बीच में 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 3,09,464 मतदाता के करीब हैं। 20 से 29 के बीच में 42 लाख से ज्यादा, करीब 43 लाख वोटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है इन फिगर्स की वजह से ही यहां पर तमाम पार्टियां इस पर फोकस कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाती नजर आती है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है कि जितना काम 4 साल में युवाओं के लिए प्रदेश की सरकार ने किया है उतना कहीं पर भी नहीं हुआ है और उन फिगर्स के साथ लगातार बात रखने की कोशिश होती है। सुबोध जी, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि युवाओं को नेतृत्व देने की बात भी लगातार होती है, युवाओं को आगे लाने के संदर्भ में भी लगातार बात होती है, 2023 के चुनाव के संदर्भ में इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग, फिर मैं कहना चाहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर कभी नहीं लेना चाहते। ये एक अभिभावक का अपने परिवार के बच्चों के प्रति प्रेम है जो हम करना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति ऐसी है सर कि शायद इनके पास पिछले 4.5 साल में कोई मुद्दा नहीं बचा है। जैसे कर्नाटक में ये लोग बजरंग बली पर आ चुके हैं, श्री राम पर आ चुके हैं, इन्हें पता है कि यहां पर श्री राम भी उनकी मदद नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर श्री राम का अगर सबसे ज्यादा किसी ने ध्यान दिया तो वो कांग्रेस पार्टी है। उनकी माता कौशल्या का अगर किसी ने मान और सम्मान बढ़ाया तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस प्रदेश में किसानों का मान सम्मान बढ़ा करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कांग्रेस पार्टी ने किया। इस प्रदेश में गौ सेवकों को और गौ पालकों को गौधन न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मुझे लगता है आज तो अब हम तो गौमूत्र भी खरीदी कर रहे हैं। इस लगता है कि इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जब उन्होंने देखा कि राजीव युवा मितान के माध्यम से भी हम हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को जोड़ करके आर्थिक रूप से उन्हें मदद कर रहे हैं और सामाजिक सामुदायिक कार्यों में जोड़ रहे हैं, तो शायद इसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा एक ऐसे मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के लिए आता है जिसमें पूरे देश की सबसे बड़ी संस्था कहती है कि छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य हैं। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा किसी जगह ऐसी जगह प्रदर्शन करता है जो सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, मैं उन्हें मुद्दा विहीन मानता हूं। शायद अब मुद्दों की कमी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा को हो चुकी है और अगर मुद्दे नहीं रहेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? कभी धर्मांतरण पर बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं और अब आजकल कहने लगे हैं बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी दर पर अगर
ऐसा होता तो जो मुझे भीड़ भी नजर आ रही है वो शायद इतनी होती कि सड़कें जाम हो जाती। आज शहर की सड़कें बढ़िया आसानी से, लोग, ट्रैफिक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतने लोग भी नहीं आए। आलोक डंगस जी को ये कहना पड़ा कि संभाग स्तरीय प्रदर्शन था। मैं उनको बताना चाहूंगा तो आलोक डंगस जी को आज हमने इस कार्यक्रम में यहां पर आमंत्रित भी किया था कि वो आए और अपनी पक्ष रखें, लेकिन असमर्थता की वजह से वो आए नहीं। ठीक है, उन्होंने आज बयान दिया कि 2 तारीख को, उन्होंने कहा संभाग स्तरीय था, उन्हें ये कहना इसलिए पड़ा क्योंकि भीड़ नहीं आई। ये 2 तारीख को बिलासपुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम कर चुके हैं। आ रहा हूं, इस पे आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका पक्ष भी इस मसले पर आ सके। बेरोजगारी को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार युवाओं का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है, इसके संदर्भ में 2023 के चुनाव के संदर्भ में क्या पार्टियां इसको लेकर रणनीति बना रही है। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने जितना काम 2-4 साल में किया है, आप लोगों ने 15 साल में उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्या कहेंगे राजीव जी इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि गोबर बीनने वाले युवा जो रोज का 200 रुपए पाते हैं, और यह बोतल जो शराबबंदी की बात की थी और जो शराब फेंक देते हैं शराबी, और बोतल पीने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी उसको रोजगार कहती है। और हमारी दृष्टि में रोजगार वो होती है जो पकौड़ा तले या स्वरोजगार अपनाए, या जिसके पास इतना श्रम नियोजन हो कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए रोज का कम से कम 400 रुपए कमा ले, कलेक्टर दर या श्रमिक दर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 साल में लगातार छल किया है युवाओं के साथ। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 0.31% हमारे पास बेरोजगारी की दर है। तो ये दर तो बड़ी अद्भुत है, ये तो अमेरिका में भी नहीं है, ये तो फ्रांस में भी नहीं है, तो कनाडा में भी नहीं है। इतनी झूठ कहती है। मैं मानता हूं, बिल्कुल नम्रता से स्वीकार करता हूं कि तीसरी दुनिया में आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे केंद्र शासन ने स्वरोजगार अपनाने के लिए जिस प्रकार से लघु ऋण दिया है, दीर्घकालीन ऋण दिया है, युवाओं को एंटरप्रेन्योर ऋण दिया है, तो स्किल इंडिया के माध्यम से, तरुण भारती के माध्यम से जो लोन दे रही है और स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन राज्य सरकार ने कहती है कि 1310 MOU हुए, वो MOU कौन से थे आज तक दिखता नहीं। राजीव जी, सरकार ये भी कहती है राजीव जी कि यहां पर जिस तरह से रोजगार मिल रहा है, नियुक्तियों को लेकर संदर्भ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही हैं, और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा भी लगातार रखते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास, सीएम का ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। साहब जी, मुद्दे की तो भरमार है, जनता कहरा रही है, युवा दुखी है, महिलाएं दुखी है। जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, युवाओं को कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजीव मितान क्लब का भत्ता देंगे। कितनी बेरोजगारी दर है? कहाँ अभी सुनिए, अभी जब छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर पर बात कीजिए ना। नहीं, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर जुड़े हैं टीवी चैनल पर, शायद आप भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ साहब। राजीव जी, आप बेरोजगारी की दर पर बात कीजिए ना। छत्तीसगढ़ में लगातार नौकरियों की बहार आ गई है। जिस दिन से हाई कोर्ट ने निर्णय दिया 58% का, उस दिन से राज्य सरकार क्या नौकरियां जारी नहीं करी? आपने देखा नहीं, और अगर देखा नहीं तो शायद आप अखबार पढ़ते नहीं, और अगर अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी है, तो आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपडेट किया और राज्य के युवाओं ने भी अपडेट किया। 12,000 से ज्यादा तो एक मुश्त भर्ती शिक्षकों की निकाली हमारी सरकार ने। क्या आपको वो दिखा नहीं? क्या आपको नजर नहीं आया? हल्ला बोल से पहले क्या आपको इस राज्य की बेरोजगारी जानकारी है? राजीव जी, हाँ तो सर, एक सवाल है हितेश जी, मेरा एक सवाल है। आप इस राज्य की बेरोजगारी दर बता दीजिए मुझे, क्या है? अरे आपके राज्य इस राज्य की बेरोजगारी दर कितनी है राजीव जी? आप मुझे इस राज्य की बेरोजगारी दर बता दीजिए, पूरा मुद्दा ही शायद खत्म हो जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद वापस भाग गई जिस तरीके से। राजीव जी बोलिए, राजीव जी बोलिए, संक्षेप में रखिएगा अपनी बात, से समय खत्म हो रहा है मेरे पास। तालेबंदी करके आए हम, आपके रोजगार कार्यालय में हमने तालेबंदी कर दी, नाम दिया है बेरोजगार कार्यालय, और आप कहते हैं कि इतना रोजगार दिए हैं कि 2.5 लाख लोग पंजीकृत, 7 लाख लोग पंजीकृत है। राज्य की बेरोजगारी दर बता सकते हैं राजीव जी? 2023 में राजीव जी संक्षेप में बताइएगा, क्या 2023 में युवाओं के संदर्भ में जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? समर्थन मिलने वाला है आप लोगों को? राजीव जी, चलिए, संपर्क उनसे हमारा कट गया और समय भी बेसी खत्म हो गया है। कुल मिलाकर यह तय है
कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का संदर्भ निकलता है, जैसे ही रोजगार और बेरोजगार को लेकर सिलसिला चल पड़ता है, तो ये तय है कि 2023 के चुनाव में भी ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाने वाला है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है।